आप देख रहे हैं इलेक्शन 2024 और मैं हूं सारिया सैमसन। दौर है इलेक्शन का और हर जानिब हम गहमा गहमी देख रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे सियासी उम्मीदवार राजी करने की कोशिश कर रहे हैं उन रूठे हुए वोटर्स को जिनकी बहुत सारी शिकायतें हैं। लेकिन इन शिकायतों का जवाब क्या उम्मीद रखती है आवाम, उनको इस बार मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? NA 125 जहां पर पिछली बार नून लीगी आए सामने और उसके बाद भी हमने देखा कि बहुत सारी शिकायतें रही हल्के के लोगों को और उन शिकायतों का अजाला नहीं हो पाया। ऐसी क्या वजूहात थी, इस पर पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। 2018 में मुस्लिम लीग नून ने हल्का 125 से कौमी असम्बली का टिकट वहीद आलम को दिया तो आम ख्याल यही था कि वो PTI की डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले में कमजोर उम्मीदवार हैं। ताहम ये तासुर गलत साबित हुआ। वहीद आलम इलेक्शन तो जीत गए मगर हल्के के मसाइल हल करने में नाकाम रहे। रोड बहुत टूटी हुई है, बारिश हो जाए तो कीचड़ बहुत हो जाती है, पानी नहीं निकलता। यहाँ पे जितने भी हल्के के जो अफसर हैं इनको कहते हैं नाजिम वगैरह, तो वो कहते हैं जी अब अगली हुकूमत आएगी तो ही बनाएंगे। हालांकि वोट लेने आएंगे तो ज़ाहिर है काम हुए होंगे तो वोट मिलेंगे ना। 1.5 साल पहले से ये पाइप सीवरेज का पाइप डाल के गए हैं, दुकानदारियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये जो 4 साल में हम तंग आए हैं ना, हम कभी नहीं इतना तंग आए। फिलहाल तो नहीं आए ये राजगढ़ बैंक स्ट्रीट में। अवाम की राय में जीत के बाद वहीद आलम ने हल्के की कोई खबर नहीं ली। हल्के में अदम दिलचस्पी के बायस वो वोटर से दूर होते चले गए, जिसकी कीमत उन्हें आइंदा इलेक्शन में अदा करना पड़ सकती है। वहीद आलम खान जी इधर मैं नहीं देखा, काफ़ी अरसा हो गया नहीं आए। इधर सड़क देखो तुसी है, कचरा भी बना पिया है। कई बार आए हैं वो, लेकिन वो देख के चले गए हैं। सड़क सारी ख़राब है, यहाँ पे गाड़ियाँ भी अंदर गिरी हैं। इससे पहले जब ये खड्डा था। हल्का NA 125 का कारोबारी तबका भी वहीद आलम से नाराज है। कहते हैं सड़कें टूटी होने की वजह से गाहक इधर का रुख ही नहीं करता। मियां वहीद आलम ने अवामी मसाइल हल करने पर तो तवज्जो नहीं दी, मगर आइंदा इलेक्शन जीतने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगी। कैमरामैन शहबाज अली के साथ सईद बलोच, आज न्यूज़, लाहौर। तो आवाम क्या राय रखती है अपने हल्के NA 125 में रहने वालों की ज़बानी आपने खुद ही सारी सूरत हाल देख भी ली, जान ली। उनके मुतालबात क्या है, आने वाले से क्या वो उम्मीदें रखते हैं, ये भी आज न्यूज़ के ज़रिए आपने जान लिया। हमारे नुमाइंदे जो वहाँ पहुँचे और इलाके को देखा जाना, उनसे जान लेते हैं कि वो जब वहाँ पहुँचे तो क्या सूरत हाल रही। सईद बलोच, यकीनी तौर पर यास्मीन राशिद बहुत ही पॉपुलर थी और बहुत सोशलाइज भी करती है, उनकी पर्सनैलिटी भी इस तरह की है कि लोगों को अपना लेती है। लेकिन अब चूँकि वहीद आलम यहाँ से कामयाब हुए थे, 4 साल में आवाम के क्या गिले शिकवे हैं और जब आप वहाँ पहुँचे तो क्या हाल देखा इस NA 125 का? ये हल्का जो है वो ये मुस्लिम लीग नून का एक रवायती हल्का है। जहाँ तक वहाँ के मसाइल का ताल्लुक है तो मैंने जब वहाँ पर विज़िट किया, लोगों से बात की, वहाँ का जो ताजिर तबका है उनसे बात की तो उनके बहुत सारे मसाइल थे, लेकिन उनमें उनका जो सबसे बड़ा मसला था वो वहाँ की टूटी फूटी गलियाँ और सड़कें हैं। ख़ास तौर से वहाँ के जो बाज़ार हैं वो टूटे फूटे हैं, जिसकी वजह से लोगों को यही शिकवा था, ख़ास तौर से जो छोटे दुकानदार हैं कि यहाँ पर ग्राहक आता ही नहीं है क्योंकि सड़कों की हालत ज़ार बहुत बुरी है। बल्कि कुछ लोगों ने हमें यह भी बताया कि कागज़ों में इस सड़क को 2-3 दफ़ा बनाया जा चुका है, लेकिन अमली तौर पर इस सड़क नहीं बनी और इसकी हालत ज़ार वही है। इसके अलावा लोगों के और भी मसाइल हैं, वहाँ पर सफाई का ज़्यादा इंतज़ाम नहीं है, कचरे के ढेर हैं। हर आम आदमी मेरे ख्याल में किसी भी हल्के में वो रहता हो, उसकी कोशिश ये होती है कि जिसको भी वोट डाल रहा है उसको ये कन्विंस कर पाए कि हमें ये चीज़ें आप दिलवा दीजिएगा, और यही सारे वो गिले शिकवे होते हैं। बात करेंगे सलीम शेख हमारे साथ मौजूद है, ब्यूरो चीफ लाहौर। सलीम, इस वक्त जो सियासत जिस तौर से बन गई है वो हमने PDM की हुकूमत के बाद आने वाली एक नून लीग को भी हम अब ऐड कर रहे हैं, जिसको हमने पिछले 4 सालों में कुछ समझ लीजिए कि गायब देखा। तो सियासी तौर पर क्या माहौल बनता नजर आ रहा है आपको NA 125 पर? देखिए 125 का जो सियासी माहौल बनता नज़र आ रहा है वो ये है कि अब जो ग्राउंड पर जो है वो PTI नज़र नहीं आ रही। और जिस हल्के की आपने बात की है उसमें जो उम्मीदवार थी PTI की वो यास्मीन राशिद थी, वो इस वक्त 9 मई के साने के बाद जो है वो इस वक्त जेल में है। तो मैं ये समझता हूँ कि PTI जो है वो अपनी 125 में उस तरह जगह नहीं बना सकेगी और जो इस हल्के की जीत जो है वो दोबारा जो है वो मुस्लिम लीग नून के पास चली जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इतनी ताकतवर जमात नहीं है, वो तो पूरे लाहौर या पंजाब में भी नहीं है, लेकिन माजी में जो है वो PTI जो है वो काफ़ी मजबूत जो है वो
बनकर सामने आई थी, लेकिन 125 से जो है यास्मीन राशिद ने काम ज़्यादा किया था, लेकिन वो नहीं जीत सकी थी क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो है वो वोट बैंक काफ़ी था और बज़ाहिर जो है मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक कम हुआ था। लेकिन 9 मई के सानिए के बाद जो है वो अब PTI जो है वो ग्राउंड से ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसका असल फैसला जो है वो 8 फरवरी को ही होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा नैब केसेस के बाद जो सिचुएशन बन रही है इस वक्त सियासी तौर पर। मियां नवाज शरीफ के 2 केसेस, एक अगर हम बात करें फ्लैगशिप वो वापस ले लिया गया है, एक केस से यानी एवनफील्ड से उन्हें बरी कर दिया गया है। केसेस ख़त्म होने की सूरत में नवाज शरीफ की सियासत में वापसी की सूरत में आप पंजाब में नून लीग के लिए क्या सिचुएशन देख रहे हैं ओवरऑल? जी देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो ये दावा किया जा रहा है कि वो 1 सीटें जो हैं वो पंजाब से ले लेंगे, लेकिन जो हालात हैं वो भी बज़ाहिर ये नज़र आ रहे हैं कि आइंदा जो 8 फरवरी को इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें वाज़ेह अक्सरियत जो है वो या बड़ी पार्टी के तौर पर जो है वो मुस्लिम लीग नून ही आएगी। लेकिन एक जो शुबा जाहिर किया जा रहा है वो ये है कि शायद कोई भी ऐसी जमात ना हो कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो कौमी असम्बली में जो है वो अपनी हुकूमत बना सके। तो इसमें फिर यही सूरत हाल नज़र आ रही है कि जैसे पिछले 16 माह जो है वो PDM ने गुजारे हैं मिल के तमाम सियासी जमातों ने, तो आइंदा भी जो है वो मिलकर जो है वो तमाम जो है वो हुकूमतें मिलकर बनाएंगे मासवाए जो है वो PTI के। क्या ये समझा जाए कि PTI का वोटर वोट देगा नहीं, वहाँ से वोट आएगा नहीं, और अगर वो वोट आएगा क्योंकि पंजाब में एक पॉपुलैरिटी और PTI बहुत एक्टिव रही और PTI को बहुत वोट पड़े भी, तो वो वोटर कहाँ जाएगा? जी देखिए, PTI का जो वोटर है वो PTI का जो चेयरमैन थे साहबका उनकी वजह से उनका वोटर था। अब जो चेयरमैन आए हैं वो नए चेयरमैन हैं, उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि हमने ये देखा है कि सियासी जमातों में जो वोट बैंक होता है उनके लीडर उनके कायद का होता है। लेकिन अब PTI का जो चेयरमैन है वो गौहर साहब बन गए हैं, तो गौहर साहब को शायद मेरा नहीं ख्याल कि कोई जानता हो या ना जानता हो। और फिर आइंदा जो उम्मीदवार हैं लाहौर में या पंजाब में PTI के अगर कोई आते हैं तो कोई बड़ा सियासतदान नहीं होगा, क्योंकि PTI के तमाम सियासतदान जो मेजॉरिटी है वो छोड़ चुकी है और छोड़ने के बाद हो सकती है या नहीं पंजाब से। एक आपका क्या एनालिसिस है इस पर? देखें, इस पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, वो कुछ सीटें ज़रूर लेगी। ये नहीं होगा कि वो सीटें बिल्कुल ना ले और इलेक्शन के प्रोसेस से वो बिल्कुल ही बाहर हो जाए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि उनके पास जो कोई बड़ा नामवर उम्मीदवार है वो नहीं रहा। जो PTI के उम्मीदवार थे वो सारे छोड़ के जा चुके हैं और कुछ ने जो है वो IPP ज्वाइन कर लिया है और कुछ अभी जो है वो देख रहे हैं कि वो किस पार्टी में जाना है। नून लीग जो है अपना वोट इंटैक्ट रख पाती है या नहीं रख पाती, लेकिन सलीम शेख नून लीग इलेक्टेबल्स पर बहुत ज़्यादा काम करी। जी, नून लीग इलेक्टेबल्स पर काम कर रही है, लेकिन उनका ये कहना है कि हम इलेक्टेबल्स को जो है वो टिकट नहीं देंगे और उनके पास जो है इलेक्टेबल्स जो हैं वो उनकी जमात को ज्वाइन नहीं किया। इलेक्टेबल्स जो हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो IPP में चले गए हैं। लेकिन अब देखना ये है कि 2 वोट हैं पंजाब में, एक नून लीग का और एक एंटी नून लीग का। अब एंटी नून लीग का जो वोट है वो पहले जो है वो PTI ले गई थी, लेकिन अब PTI जो है उस तरह एक्टिव नज़र नहीं आ रही। अब PTI का जो वोट है क्या IPP ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। वक्त जब आएगा इलेक्शन 8 फरवरी के बाद देखेंगे कि इलेक्शन में आखिरकार ये वोट जाता किसको है और आया हमें मिली जुली थोड़ी सी मिलेंगी सीटें या फिर किसी एक को वाज़ेह अक्सरियत मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये देखना होगा। वेल, यहाँ पर हमें लेना है एक ब्रेक से वापस आएंगे तो NH14 में बात होगी। हमारे साथ रहिए। इलेक्शन 2024 में आपको कहते हैं एक बार फिर खुशामदीद। और अब हम बात करें NH14 की, जिस पर पिछली बार यानी इलेक्शन 2018 में अवाम ने मुंतखब किया था PTI को, लेकिन उसके बाद सिचुएशन चेंज होती गई और हमने देखा कि कई सियासी उतार चढ़ाव की वजह से कहीं अवाम के मसाइल दबकर रह गए। अवाम के क्या मसाइल थे, अवाम क्या तवक्कुआत रखते थे, ये जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद खुर्शीद मौजूद हैं अवाम के साथ, उनसे। जी, मैं मौजूद हूँ इस वक्त ज़िला मानसरा की तहसील बालाकोट में। तहसील बालाकोट हल्का NH13 जो था अभी तब्दील होकर NH14 बन गया है, इसका हिस्सा है। हल्का NH14 में तहसील मानसरा, तहसील बालाकोट और तहसील बफा पकल का कुछ हिस्सा आता है। यहाँ पर कुल वोटर्स की तादाद 5,20,000 है, जिनमें
93,000 मर्द और 2,26,000 ख़वातीन हक़ राय दही का इस्तेमाल करती हैं। साबका 2018 के कौमी असम्बली के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के सरदार शाहजहान यूसुफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायताफ्ता आज़ाद उम्मीदवार साले मोहम्मद ख़ान के दरमियान मुकाबला हुआ था। 1,09,708 वोट लेकर यहाँ से साले मोहम्मद ख़ान MNA मुंतखब हुए, जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन का हिस्सा बन चुके हैं। उन्होंने कितने वादे किए थे, उनमें कितने वादे उन्होंने पूरे किए और आवाम इस बारे में क्या कहती है, जानते हैं आवाम से। MNA साहब थे सबका, उनकी ये तो है हल्के में हमें ख़ासकर तहसील बालाकोट में मसाइल इतने हैं, हमारे जो तवक्कुआत थी वो पूरी नहीं हो सकी उनसे। ख़ासकर उन्होंने गैस का यहाँ पर हमारे साथ वादा किया था, वो पूरा नहीं हो सका। जिस तरह सबका MPA MNA आए हैं, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, तो अभी नए आने वालों से भी हम कोई उम्मीद नहीं रखते। लोग चाहते थे कि एक तब्दीली आनी चाहिए ताकि इलाके में तरक्की हो, तो साले मोहम्मद साहब तब्दीली का निशान बन के आए, तो उन्होंने कोई भी चीज़, एक वादा भी अपना पूरा नहीं किया, खाली ऐलानात की हद तक नुमाइशी में नहीं रहे हैं। हम सियासी मुखालफत के बावजूद, आज़ार मुखालफत के बावजूद ये कहेंगे, हक अगर कहना पड़े तो यही कह सकता हूँ कि कासिम शाह हज़ारा के अंदर अवामी कामों का, तरक्याती कामों का बादशाह रहा है। उसके बाद बस अल्लाह ही हाफ़िज़। अवाम का कहना है कि उन्होंने बालाकोट और मानसेरा के अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए। अब भी मानसेरा में साफ़ पानी, बालाकोट के अंदर न्यू बालाकोट सिटी, अस्पतालों की तामीर, सड़कों की तामीर और दीगर मसाइल का आवाम को सामना करना है। अवाम ने तोक़ों का इजहार किया है कि नए आने वाले MNA रवायती वादों की बजाय अमली तौर पर अवामी मसाइल हल करके लोगों की मुश्किलात कम करेंगे। जी, तो आवाम की क्या राय है ये तो आपने जान लिया। इस पूरी सूरत हाल पर बात भी कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खैबर पख्तूनख्वा के मुस्तकबिल का सियासी मंजरनामा क्या बनता आपको नज़र आ रहा है? हम जानते हैं कि पहले तो यहाँ पर PTI का दौर था, इस वक्त सियासी तौर पर हम देख रहे हैं कि PTI उतनी मजबूत नज़र नहीं आ रही, जो भी इस वक्त सिचुएशन हमारे सामने है। ऐसे में फिर क्या फ्यूचर है? KPK में किसकी हुकूमत बनने जा रही है, कौन होगा? इस दफ़ा जो मंजरनामा नज़र आ रहा है, जो इस वक्त सूरत हाल है, डिपेंड करता है कि PTI को कितनी स्पेस मिलती है। अगर तो PTI को स्पेस मिलती है तो मेरा ख़्याल में कि फिर वो काफ़ी सारी नशिस्तें जीत जाएगी, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि उनको शायद वो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले। उसके बावजूद लोगों की अक्सरियत उनको वोट देना चाह रही है। मुझे ये महसूस होता है कि सूबे में हमारे मखलूत हुकूमत बनेगी, यहाँ पे मुख्तलिफ़ जमातें जो हैं वो जीतेंगी। अगर मैं सरसरी अंदाज़ा लगाऊँ तो जमात इस्लामी मुझे नज़र आती है कि वो सिर्फ दीर और तैमरगरा साइड पे उनकी सीटें हैं, जो कि माजी में भी हमने देखा। इस तरह अगर ANP को हम देखते हैं तो उसका ज़्यादा जो होल्ड है वो मर्दान, सवाबी और चारसदा की तरफ है। इसी तरह अगर JUI को हम देखते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम को, तो जो हमारे सदर्न रीजन्स हैं कोहाट से DI खान, तो वहाँ पे उनकी सीटें हैं। और फिर अगर हम मुस्लिम लीग नून को देखते हैं तो उनकी नशिस्तें जो हैं वो अक्सरियत मुझे हज़ारा में महसूस होती है कि वहाँ से वो लोग लेंगे। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी को मैं यहाँ पे इतनी सीटें लेते हुए नहीं देख रहा। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी उस तरह मुनज़्ज़म नहीं है। पिछले इलेक्शंस में भी उनकी 3-4 सीटें थीं, तो महसूस ऐसा होता है कि शायद वो इतनी सीटें ना लें। ये तकरीबन PTI ऐसी जमात मुझे नज़र आती है जिनके हर जगह पे लोग थे और उन्होंने जीता इलेक्शन, चूँकि वो पिछली दफ़ा उन्होंने जीता हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे अलाइंस बनते हैं, कहाँ कहाँ पे सीट एडजस्टमेंट होती है। तो फिर क्या -1 से PTI के वोटर पर कोई असर पड़ने वाला है? मेरे ख्याल में देखें ना, माजी को अगर हम देख लेते हैं कि भुट्टो को जो है वो फांसी चढ़ा दिया गया, तो पीपल्स पार्टी ख़त्म हुई? नहीं ख़त्म हुई। अगर हम ये देख लें कि नवाज़ शरीफ को 2 बार मुल्क से निकाला गया, बाहर भेजा गया, तो क्या नून ख़त्म हो गई? मेरे ख़्याल में कि -1 से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
उसकी वजह यह है कि एक लीडर जो होता है वो आवाम के दिलों में होता है, उसको आप निकाल नहीं सकते। इसी वजह से हम कहते हैं कि तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना टाइम पूरा करती तो मेरा ख्याल में कि वो तमाम नशस्तें जो उन्होंने जीती थी उनको जीतना मुश्किल होता, क्योंकि हालात ऐसे बन गए थे। अब चूँकि वो एक मजलूम बन गए, हमारी कौम में ये चीज़ है कि जिसके साथ भी जुल्म हो जाए, जिसके साथ भी ज़्यादती हो, पूरी कौम इकट्ठी होकर उसकी तरफ चली जाती है। तो इस वक्त चूँकि वो जेल में है तो मेरा नहीं ख्याल कि -1 से कोई कामयाबी इनको मिलेगी। ठीक, लेकिन अरशद, आने वाले इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में किसकी अक्सरियत आपको नज़र आ रही है? यूँ महसूस होता है कि यहाँ पे जो भी पार्टी आएगी वो तने तनहा हुकूमत नहीं बना सकेगी, बल्कि उसको दीगर जमातों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हुकूमत मेरे ख़्याल से अभी, हालांकि दावा किया जा रहा है तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की जानिब से, परवेज़ खटक दावा करते हैं कि जी वो उनकी हुकूमत होगी और वो चीफ़ मिनिस्टर होंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कम से कम 2-3 जमातों को मिलकर एक मखलूत हुकूमत बनानी पड़ेगी। अच्छा अरशद, एक आम ख्याल ये भी है कि चूँकि KPK ओवरऑल अगर देखा जाए तो अब पीपल्स पार्टी बेचारी है, नून लीग भी वहाँ पर काम करना चाहिए, लेकिन नून लीग फ़िलहाल हमें वहाँ इतनी एक्टिव नज़र नहीं आती। क्या पीपल्स पार्टी का कोई फ्यूचर आप देखते हैं? क्योंकि रीजन वाइज सियासत वहाँ पर चेंज हो जाती है, कई अंदरूनी मामलात भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, किसी एक पार्टी को क्या खैबर पख्तूनख्वा से, या रीजन वाइज अगर हम इसको डिवाइड करें तो किसी की अक्सरियत नज़र आएगी? रीजन वाइज मैंने जैसे कहा कि सदर्न रीजन जो हैं JUI की जानिब जा रहे हैं, वो उनका चूँकि एक बड़ा होल्ड है वहाँ पे, हज़ारा में नून का होल्ड है वहाँ पे, फिर स्वात में कुछ इलाकों में नून की वो वहाँ पे उसकी अक्सरियत है, शांगला ज़ाहिर है कि उनका एक अच्छा मज़बूत हल्का है। तहरीक इंसाफ ऐसी जमात मुझे लग रही है जिनका तकरीबन हर हलके में उनका कुछ ना कुछ सिलसिला है, सिर्फ साउथ में थोड़ी बहुत वो कमज़ोर है। और जमात इस्लामी जो है वो दीर अपर और दीर लोअर वहाँ पे उसके चांसेस हैं कि वो वहाँ से वोट लेगी। पेशावर में अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ ने यहाँ से वो तकरीबन सारी नशिस्तें जीती थी पेशावर की। अब भी मुझे लगता है कि अगर ANP और तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा पेशावर के हवाले से, इसी तरह तहरीक इंसाफ का 4 हमने देखा जहाँ पे उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन था एमल वली से जीत लिया तहरीक इंसाफ ने, सारी जमातें एमल वली के साथ थीं, फिर वो कैसे हार गए और PTI का बंदा जीत गया। तो लगता ऐसे है कि ये जो सियासी जमातें हैं, ANP पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देती, पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो ANP को वोट नहीं देते। इन जमातों के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये कई सालों से एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकाबला करते आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा पेशावर रीजन है इसके अंदर PTI की पोजीशन थोड़ी सी मजबूत लग रही है मुझे। पेशावर के 4 इनिंग्स में कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी दिखाई देता है? पेशावर में अगर हम देखें तो तहरीक इंसाफ ने यहाँ से वो तकरीबन सारी नशिस्तें जीती थी पेशावर की। अब भी मुझे लगता है कि अगर ANP और तहरीक इंसाफ का मुकाबला होगा पेशावर के हवाले से, इसी तरह तहरीक इंसाफ का 4 हमने देखा जहाँ पे उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन था एमल वली से जीत लिया तहरीक इंसाफ ने, फिर मर्दान का जो ज़िमनी इलेक्शन था वो भी तहरीक इंसाफ ने जीता JUI से। तो यूँ लग रहा है कि बाज़ जगहों पे 2-2 जमातों का मुकाबला होगा। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि सारी जमातें एमल वली के साथ थीं, फिर वो कैसे हार गए और PTI का बंदा जीत गया। तो लगता ऐसे है कि ये जो सियासी जमातें हैं, ANP पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देती, पीपल्स पार्टी के कारकुन जो हैं वो ANP को वोट नहीं देते। इन जमातों के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस है। ठीक, बहुत शुक्रिया अरशद साहब आपके वक्त के लिए, आपने वक्त निकाला। आज न्यूज़ मोहम्मद खुर्शीद हमारे नुमाइंदे भी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही इलेक्शन 2024 हमारे खुसूसी प्रोग्राम का वक्त भी हो गया है ख़त्म। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी किसी और हल्के और आवाम की नई आवाज़ के साथ। हमारे साथ रहिए।